नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से वो जवाब आ गया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट भी खुद इस जवाब का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये जानकारी मांगी थी कि आखिर राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं या क्या इंतजाम किए जा सकते हैं। इस पर मैंने एक फेसबुक लाइव अभी कुछ दिन पहले ही किया हुआ था और उसमें जिस तरह से जस्टिस बी नागरत्ना और उनके साथ ही जस्टिस जोसेफ की बेंच ने इस पर तमाम सुझाव मांगे थे और उन्होंने ये भी नेताओं के लिए कहा था कि आप जिस उपाय की मांग हमसे कर रहे हैं वो तो आपके हाथ में ही है। इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने ये भी सिफारिश की थी कि आप जिस तरह के सुधारों की बात कर रहे हैं उसका जो मेन जिम्मा है वो तो देश की विधायिका के पास है, यानी संसद के पास है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आखिरकार चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दायर किया है और उसमें उन तमाम मुद्दों पर खुलकर चुनाव आयोग ने अपने पक्ष को स्पष्ट किया है जिस पर जवाबों का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चुनाव आयोग ने अपनी बेबसी जाहिर की है। जी हां, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि हम चाहते तो हैं कि अपराधी राजनीति में ना आए, हम चाहते हैं कि राजनीति से अपराधियों को दूर रखा जाए, अपराधीकरण ना हो, राजनीति को स्वच्छ किया जाए, लेकिन ये हमारे वश में ही नहीं। मतलब उन्होंने एक तरह से कानून के ना होने की तरफ इशारा किया है। इसी का इशारा सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा था कि जब तक कोई एक ठोस कानून नहीं बन सकता है तब तक हम इसमें आदेश कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान के ढांचे की व्याख्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट यह बता सकता है कि कोई फैसला या कोई सजा कानून के अनुरूप है या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता है। वो कानून की व्याख्या करने के लिए है, कानून के अनुसार दंड देने के लिए है, कानून के अनुसार इंसाफ करने के लिए है। ये जो अधिकार है वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए सांसदों के पास ही है। मतलब बहुमत के साथ अगर किसी कानून को पास कर दिया जाएगा वही मूर्त रूप लेता है। इसी पर चुनाव आयोग ने तमाम परिस्थितियों को स्पष्ट किया है और निश्चित तौर पर जिस तरह से यह बहस होनी चाहिए कि आखिरकार ये जरूरी क्यों है, आखिर सुप्रीम कोर्ट को पूछना क्यों पड़ा। आप और हम जब हम इस समाज में रहते हैं, अगर आपके ऊपर एक छोटा सा चालान का भी कोई केस हो जाए और अगर अदालत से आपके पास समन आ जाएगा तो आप रात दिन परेशान रहेंगे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिनके ऊपर एक दो नहीं 50 से ज्यादा केस चल रहे हैं। और केरल के इडुक्की के एक लोकसभा सांसद तो भैया ऐसे हैं, 204 केस है जनाब के ऊपर। जी हां, कुरियाकोस उनका नाम है, उनके ऊपर 204 केस है। किसी भी मामले में अब तक उनको 2 साल से अधिक की सजा हुई नहीं है या 2 साल की सजा नहीं हुई, जिसके चलते वो सांसद भी है। तो निश्चित तौर पर यह हैरान कर देने वाले तथ्य है कि 204 किसी के ऊपर केस दर्ज हो और वो राजनेता हो, चुनाव लड़के सांसद बन गया हो, ये तो वास्तव में हैरानी की बात है। अगर सामान्य नागरिक के ऊपर एक केस भी हो जाएगा तो आप सब निश्चित तौर पर परेशान हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर लोकसभा और राज्यसभा के कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो लोकसभा में जिस तरह से आप सभी को मालूम है 542 सीटें हैं। हालांकि पहले 543 थी, लेकिन एक सीट पर अभी चुनाव नहीं कराए गए। तो 542 कुल सीटों में अगर आंकड़े को देखेंगे तो 41% सीटें ऐसी हैं जिनमें निश्चित तौर पर वो सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक केस है और इनमें से भी 29% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीरतम श्रेणी के अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग भी परेशान है, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है और जनता तो है ही परेशान, क्योंकि जनता के पास भी बेहतर विकल्प नहीं होते हैं कि वोट दे तो आखिर दे किसको। कई बार पार्टी के झंडे के तरह या पार्टी को देखकर या पार्टी के चुनाव चिन्ह के चलते लोग बटन दबाकर आ जाते हैं, उनको कुछ सूझता नहीं है। नोटा का प्रयोग वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनका वोट बर्बाद हो जाएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसी के चलते लोकसभा में भी निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा में भी आंकड़ा कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। अगर 41% का आंकड़ा लोकसभा के अंदर है तो राज्यसभा के अंदर लगभग 32 से 33% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर केस है और इन केसेस पर अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं, 2 साल की सजा मिली नहीं, जिसके चलते सभी की सांसदी आराम से चल रही है। इसी पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया था कि भाई जब इतने सारे लोग आपराधिक छवि के हैं, उनके ऊपर केस हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो आखिर ये चुनाव कैसे लड़ पा रहे हैं। तब चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर करके ये साफ किया है कि भैया ये हमारे हाथ में आई नहीं। अगर इस पर कोई कानून बना सकता है तो वो संसद बना सकती है, संसद में ही बैठे हुए लोगों के ऊपर केस है। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से बहुत ज्यादा संख्या सांसदों की ऐसी है जिनके ऊपर केस है। अगर सांसद पार्टी या उनका दल ही इस बात पर एकमत हो जाए, मतलब किसी एक सेंट्रलाइज्ड मुद्दे पर आकर वो इकट्ठा हो जाए कि भाई ठीक है
हमारी पार्टी प्रयास करेगी कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे। देखिए कई बार होता है कि, और इसमें देखिए जो एक सारांश इसका आप समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि प्रभावशाली है, उसके पास धन भी अच्छा है, या मान लीजिए उसकी समाज में पकड़ अच्छी है। दो ही कारण हो सकते हैं जिसके चलते राजनीति में आपको जीत मिल सकती है। या तो आप धनबल के आधार पर बहुत ज्यादा मजबूत हो, या फिर आपकी सामाजिक छवि इतनी विशाल हो, इतनी विराट हो कि लोग आपको पसंद करते हो। आप आसानी के साथ भारत में नेता बन सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। अब जब आप चुनाव लड़ते हैं तो अगर आप अच्छी छवि के हैं तो कई बार ऐसा भी चुनाव में होता है कि लोग फेक केस यानी फर्जी मुकदमे पंजीकृत करा देते हैं। चुनाव आयोग और जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं, इसी के आधार पर ही 2 साल की सजा को न्यूनतम रखा गया है कि अगर इससे कम की सजा पर हम लोगों को अयोग्य घोषित करने लग जाएंगे तो फिर तो संसद ही खाली हो जाएगी। आए दिन फर्जी मुकदमे होंगे, और मान लीजिए कोई एक मुकदमा उसमें साबित हो गया तो उसके चलते उसकी सांस व्यक्ति की चली जाएगी। इसलिए 2 साल की कैप लगाकर रखी गई। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो चिंतित इस बात को लेकर कि चलिए फर्जी मुकदमों की बात को अपनी जगह पर वेटेज मिला है, इसके चलते कई फैसले सकारात्मक रहे भी हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके ऊपर गंभीरतम श्रेणी के अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सबूत उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद फैसला आएगा भी तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आएगा, क्योंकि सबूत तो धीरे धीरे इशारा करने लगते हैं। जो सॉलिड एविडेंस होते हैं उनके आधार पर जज को पहले से मालूम होता है कि इस व्यक्ति को सजा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसमें बचने का कोई रास्ता है नहीं। इसी पर चुनाव आयोग से सिफारिश मांगी गई थी कि जब एक चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो क्या ऐसे लोगों को रोका जा सकता है जिनके ऊपर गंभीरतम श्रेणी के अपराध दर्ज है। चुनाव आयोग ने आखिरकार इसी चीज से अपना पल्ला झाड़ लिया है। चुनाव आयोग का यही कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ नियमों के अनुसार ही काम कर सकते हैं। हमारा अधिकार है चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना। हमारा काम है चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से, विधिवत तरीके से संपन्न कराना, और इसी के चलते हम जो राज्य सरकार की मशीनरी है या केंद्र सरकार की मशीनरी उसका उपयोग करते हैं। लेकिन नियम हम तय नहीं कर सकते हैं, हम तो तय किए गए नियम के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। और ये बेहतर बात लगी क्योंकि बार बार चुनाव आयोग के ऊपर ही कई बार नेता बिल फाड़ देते थे। आपने तमाम नेताओं की अगर आपने बातें सुनी होगी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा, चाहे बीजेपी, टीएमसी, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, हर बार विपक्षी दल के नेता यही कहते हुए आपको नजर आएंगे कि भाई चुनाव आयोग से हमारी एक गुंजाइश है या उनसे अनुरोध है या उनसे हम सिफारिश करते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से लोग संपन्न कराएं, गलत लोगों को चुनाव न जीतने दें। जब निश्चित तौर पर नेता ही इस बात पर एकमत नहीं है कि आखिर किसी अपराधी को राजनीति में एंट्री मिले या ना मिले, तो आखिर क्या किया जा सकता है। और केरल का जो मैंने उदाहरण दिया, आप अंदाजा लगाइए 204 केस जिसके ऊपर हो और वो व्यक्ति सांसद हो, तो निश्चित तौर पर चिंता की बात तो है ही। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है और इसके साथ ही तमाम राजनेता भी इस पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके। विकी बंसल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकी हेलो बोल रहे हैं। हेलो विकी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड इवनिंग आपको भी। और मेरे साथ चंद्रशेखर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, किरोड़ी लाल जुड़े हुए हैं, निर्मल प्रकाश मेरे साथ हैं, और साथ ही धर्मेंद्र सिंह भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अमलेंद्र भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से देखिए चुनावों के समय में या राजनीतिक अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था चुनाव आयोग से कि आपको क्या लगता है इसमें कैसे रोक लग सकती है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, और बात उसकी सही है। चुनाव आयोग की बात इस लिहाज से सही है कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग नियम तय करने वाला एक, अगर हम कहें तो वो नियम तय करने वाली एजेंसी नहीं है। वो एक ऐसी संस्था नहीं है जो कि नियम बनाती है, वो तो संसद बनाती है। ये तो संसद में तय होगा और संसद में बैठे हुए लोगों के ऊपर ही आरोप लगे हुए हैं। तो अपराधीकरण को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो विधायिका ही दूर कर सकती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए सांसद दूर कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा एक माइलस्टोन हो सकता है वो पार्टी हो सकती है कि अगर मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अगर वो ये तय कर लें कि भैया अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड का कोई भी व्यक्ति है उसको हम टिकट नहीं देंगे। क्योंकि देखिए अतीक, मुख्तार, ब्रजेश, इन तमाम लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन लोगों ने कभी पार्टी को अपनी फायदा नहीं पहुंचाया। अब अतीक अहमद किसी पार्टी में रहा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी में रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका संबंध एक टाइम पे अगर देखा जाए अपना दल के साथ भी रहा, तो उसने कभी किसी एक पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाया। उसकी वजह से पार्टी को हमेशा नुकसान ही हुआ है। इसीलिए इन अपराधियों को पार्टी से बाहर रखने की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो आपकी पार्टी को ही डेंट करेंगे।
आपसे तीखे सवाल इसीलिए पूछे जाएंगे क्योंकि आपने एक अपराधी को टिकट दिया था। तो पार्टियों को सोचने की जरूरत है। और चुनाव आयोग के संबंध में एक चीज निश्चित तौर पर कि भले ही वो नियम नहीं तय करता, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार चुनाव आयोग के पास हैं कि जैसे चुनाव आयोग के पास एक आयोग बनाने की है कि उसको जो सुझाव देने की शक्ति है वो परिसीमन आयोग के पास होती है। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि परिसीमन आयोग के पास सिफारिशों के देने की शक्ति है संसद में, और संसद के पटल में परिसीमन आयोग जिन भी सिफारिशों को रख देगा उसमें परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास भी नहीं है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है, चुनाव आयोग तो बस ऐसे ही घूम रहा है। चुनाव आयोग का अब सोचिए आप, परिसीमन आयोग इकलौता ऐसा आयोग होगा इस पूरे देश के अंदर कि अगर उसने कुछ सिफारिशें संसद के पटल में रखी, यानी लोकसभा में या राज्यसभा में, उसमें चेंजेस करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। वो फाइनल मानी जाती है, वो या तो फिर पास होंगी या तो वो फिर पास नहीं होंगी, लेकिन वो फाइनल है, उसमें संशोधन करने की शक्ति उस आयोग के पास ही है। तो चुनाव आयोग के पास भी तमाम ऐसी शक्तियां हैं। एक और शक्ति है, देखिए, जब भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उस प्रक्रिया के शुरू होने से लेकर जब तक वो प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, मतलब जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं कि कौन जीता कौन हारा, तब तक कोई भी अदालत देश की उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब ये क्या कोई मामूली शक्ति है? साथ ही जो भी कर्मचारी होते हैं राज्य के, वो सीधे तौर पर जहां जहां पर जरूरत होती है निर्वाचन आयोग के अंडर में आ जाते हैं, चुनाव आयोग के अंडर में आ जाते हैं। तो चुनाव आयोग भी चाहे तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। कुछ लोगों को अयोग्य अगर चुनाव आयोग चाहे तो घोषित कर सकता है, लेकिन हाँ, जो बड़े रसूखदार नेता हैं उनको तो भैया जब सुप्रीम कोर्ट जेल नहीं भेज पा रहे हैं, अगर उसको अदालतें सही समय पर बहुत ही तेजी के साथ अगर जेल में भेज नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए केसों की जो तारीखें होती हैं उसके चलते इस तरह की देरी होती है। गलती इसमें कोर्ट की भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट में मान लीजिए 1 तारीख आज की मिली, अब 1 तारीख आज से 8 महीने बाद की मिली, तो निश्चित तौर पर 1 साल तो यूं ही बीत गया। इसी का फायदा कई बार अपराधी उठाते हैं। इस पर अगर थोड़ा सा सुधार कोर्ट करे कि ताबड़तोड़ जिस तरह से अब जैसे एमपी एमएलए कोर्ट बनाए गए हैं तो उनके चलते काफी तेजी आई है। नहीं, आजम खान का जो केस था आपको क्या लगता था वो 3 से 4 साल में निपट जाता? क्या बिल्कुल नहीं निपटता, वो कम से कम 10 साल तक चलता। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट्स के चलते इसमें थोड़ी सी तेजी आई है। तो ये एक जानकारी मुझे मिली जिसमें निश्चित तौर पर चुनाव और चुनाव आयोग का एक पक्ष सामने आया। कोर्ट का ये कहना है कि अपराधियों को बाहर रखा जाए, चुनाव आयोग का कहना है हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारे बस में नहीं है। अब अंतिम जो इसमें रिजल्ट है वो अब सरकार के पास ही, क्योंकि 4 हफ्ते में सरकार से भी इसमें एक हलफनामा मांगा गया है कि केंद्र सरकार इसमें अपना एफिडेविट देगी कि आखिर सरकार का क्या सोचना है, सरकार को क्या लगता है कि इन अपराधियों को कैसे फिल्टर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए इस पर चिंता तो है ही, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें हलफनामा मांगा तो सरकार को बहुत ही संतुलित हलफनामा देना पड़ेगा, क्योंकि जो बेंच है, जो निश्चित तौर पर बहुत ही कठोर टिप्पणियों के लिए जानी जाने वाली बेंच है। अगर आप जस्टिस जोसेफ के बारे में पढ़ेंगे और अगर आप जस्टिस नागरत्ना के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही कठोर टिप्पणी ये लोग करते हैं, ये फिर छोड़ते नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो हलफनामा आएगा वो बहुत ही संतुलित आने वाला, उसका इंतजार कीजिए। और जैसे वो हलफनामा आता है केंद्र सरकार की तरफ से कि अपराधियों के प्रति केंद्र सरकार को क्या लगता है, केंद्र सरकार क्या सोचती है, वो मैं आपको निश्चित तौर पर बताने वाला हूं। थोड़ी देर में मेरा बुलेटिन है, आप सबसे जल्द ही मुलाकात होती है। तो ट्यून कीजिए प्राइम न्यूज और जुड़े रहिए इसी तरह से प्राइम न्यूज परिवार के साथ। नमस्कार।